वेलकम टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो हम करेंगे रिव्यू डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड 6 और 7 का। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ डीमन स्लेयर की कहानी में आगे। तो अब तक जहाँ तांजिरो सबकी मुंडी काट चुका था और फिर वो लास्ट में देखता है गेन्या को, जिसकी हालत बिल्कुल एक डीमन की तरह हुई पड़ी है, जिसके बारे में तांजिरो को भी नहीं पता। पर आगे हम देखते हैं इन सभी डीमंस को जो देखे गए हैं तड़पते हुए, पर इन चारों की मुंडी कट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं हारते। मतलब इनको हराने का तरीका कुछ और ही होगा। तो आगे तांजिरो नेजुको को बाहर निकालता है मलबों से और फिर सोचता कुछ और भी है यहाँ पर। मतलब इन चारों के अलावा कोई पांचवा भी है, मतलब कोई पांचवा डीमन भी यहाँ मौजूद है जो दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी ने बस उसको ढूंढना है ताकि उसका सर काट के इन सबको इकट्ठे हरा सके। तो जहाँ तांजिरो ये सोच रहा होता तभी गेन ने उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, ज्यादा मत बनो, मैं हराऊंगा एक अपर रैंक को। तुमने लास्ट टाइम अपर 6 को हराया था, लेकिन तुम अकेले नहीं थे, इसलिए तुम हाशिरामा नहीं बने। जहाँ वैसे तांजिरो को टेंशन होती है उसके मुंह से निकलती लहर को देखकर, और उसे वो खुद को संभालने के लिए कहता है। पर जहाँ गेन ने इंसिस्ट कर रहा होता है अपर रैंक के डीमन को मारने को, तो वो कहता है ठीक है, जहाँ मैं और नेजुको तुम्हें सपोर्ट करेंगे। पर गेन्या को विश्वास नहीं होता और कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पर उसकी आंखें देख कर समझ पाता और कन्विंस हो जाता है। और इस सबके साथ साथ वो सारे डीमन दोबारा हील हो चुके हैं, जिनका एक बार इनकी तरफ होता है, जिससे किसी तरह से तांजिरो और गेन्या बच जाते हैं। और तांजिरो गेन्या को बताता है 5th डीमन के बारे में जिसको खोजेगा, और तब तक इन डीमन को संभालने के लिए कहता है उसको, और ध्यान रखने के लिए कहता है कि नेजुको भी यहाँ पर है, उस पर वार मत कर देना। जहाँ फिर वो दोनों सामना करना शुरू करते हैं डीमंस का। और तभी एक डीमन जो लड़ रहा होता है नेजुको से अपने पंखे का वार का इस्तेमाल करता है, जिससे नेजुको बच जाती है और उसका वो वार जाता है तांजिरो की तरफ। लेकिन उसके उस वार से हवा में मौजूद हॉट स्प्रिंग की खुशबू गायब हो जाती है, जिसके बाद तांजिरो साफ साफ पता कर पाता है कि किस तरफ है 5th डीमन। तो वो 5वां डीमन अपने बेस फॉर्म में जो रो रहा है, वो लोग मुझे कभी ना ढूंढ पाए तो अच्छा होगा, बाकी मेरे 4 इमोशन उन्हें संभाल ही लेंगे। जिसकी तरफ तांजिरो जा रहा होता है जो डीमन भाप लेते हैं, जिनमें से एक और डीमन आकर उसको रोकता है। जहाँ तांजिरो चीख के वो सारी चीजें बता देता है गेन्या को, जहाँ गुस्से वाला डीमन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको रोकता तांजिरो और मौका देता गेन्या को उसको हराने का। जिस तरह बढ़ता गेन्या और नेजुको भी रोकते इन डीमंस को ताकि वो गेन्या तक ना पहुंच सके और गेन्या कामयाब हो इन्हें हराने में। तो तांजिरो पे होता है पंखे का वार, और साथ ही नेजुको के ऊपर भी एक भाले का वार होता है। जहाँ इन डीमंस को रोके रखना इतना आसान नहीं है। पर अगर वही हम बात करें टोकितो की, तो वो कैद है उस डीमन के इस वार में, जो उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा और अपने ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा। जहाँ वो डीमन भी कहता है कि तुम आखिर तक अपनी सारी सांसें खोकर अंदर मर जाओगे। और अपने इस वार की खूबसूरती और एबिलिटी को खुद ही अप्रिशिएट कर रहा होता है। पर इस सब के अलावा नेजुको पे हुए वार के वजह से वो उस भाले के साथ एक पेड़ में धसी पड़ी है, जिसपे बाकी के डीमन भी हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी तांजिरो इस्तेमाल करता है अपनी शक्तियों का और उसके पिंक फ्लेम के साथ गुस्से वाला डीमन का हाथ काटते हुए आगे बढ़ता है। जहाँ वो एक गुस्से वाला डीमन उसकी तारीफ भी करता है कि इस बच्चे की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, जो जंग के हिसाब से जंग को अडेप्ट करता चला जा रहा है। जहाँ वो आगे विंग्स वाले डीमन के पंखे के साथ उसके मुंह पे भी एक वार करता है, जहाँ नेजुको भी उस भाले वाले डीमन को अपनी आग से जला देती है। अब आगे तांजिरो बढ़ता है पंखे वाले डीमन की तरफ, जो अपनी स्पीड और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तांजिरो के और पंखे का वार करके उसको जमीन में धसा देता है। पर जिस दौरान उसके हाथ पे भी एक वार कर दिया तांजिरो ने, तो उसके बाकी वारों से बचते हुए तांजिरो डायरेक्शन भी देता है गेन्या को, जहाँ तांजिरो को उस डीमन का सामना करना पड़ता है। तो वहीं गेन्या ने ढूंढ लिया होता है इनकी मेन बॉडी को, जिसका साइज काफी छोटा है, जिसपे गेन्या का अपनी बंदूक से वार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो काफी तेजी से भाग भी रहा होता है। जहाँ बाकी डीमंस के मुकाबले ये काफी छोटा और कमजोर होता है, लेकिन उसके बावजूद इसे पकड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसका आकार काफी छोटा होता है। जिसकी गर्दन पे एक वार करता है गेन्या अपनी तलवार के साथ, लेकिन उससे गेन्या की तलवार टूट जाती है और उस डीमन को कुछ नहीं होता। जिसपे फिर गेन्या वार करता अपनी बंदूक से, लेकिन उसके वार से भी वो सिर्फ गिरता है। उसकी बॉडी पे उससे हुआ कोई भी असर नहीं दिखता। जहाँ गेन्या के पीछे गुस्से वाला डीमन आ चुका होता है, जो उसकी गर्दन में वार करने वाला होता है, और इतने कम समय में गेन्या उसके वार से नहीं बच सकता। जहाँ गेन्या शायद बाकी चोटों को हील कर सकता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर उसकी मुंडी कट गई तो उसको हील नहीं कर पाएगा। जहाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है, और याद करता अपने भाई को, जो कि एक हाशिरामा है, और वो भी सिर्फ इसलिए हाशिरामा बनना चाहता है ताकि उसका भाई उसको एक्नॉलेज करे, और साथ ही किसी बात को लेकर अपने भाई से माफी मांगना चाहता है। तो आगे हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक में गेन्या की, जहाँ उसकी मॉम एक छोटे आकार की औरत थी, जिनकी हाइट के बराबर गेन्या काफी कम एज में हो गया था, पर जो काफी मेहनती थी और सुबह से शाम काम करती रहती, जिनको गेन्या ने कभी आराम करते हुए नहीं देखा था। पर वो इसके पिता एक लंबे आकार के बंदे थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, जिनसे बदला लेने के लिए किसी ने उनका मर्डर कर दिया था चाकू घोंप के, जिससे वो लोग खुश थे, क्योंकि जब उसके पापा जिंदा थे तो हमेशा ने पीटा करते, गेन्या की मॉम और गेन्या के बाकी भाई बहनों को भी मारा करते। लेकिन जिनको पिटने से रोकने के लिए उनकी ढाल बनती उनकी मॉम, तो भले ही वो कुछ खास नहीं थी, लेकिन काफी कमाल थी। और तभी एक दिन की बात होती जब उनकी मॉम घर नहीं पहुंचती, और इसकी चिंता होती है गेन्या को, जो इस बारे में अपने भाई को कहता है, जहाँ उसका भाई भी
सेम चीज फील कर पाता है क्योंकि उसको भी नींद नहीं आ रही थी। जहाँ वो बाहर निकलता है मॉम की तलाश में और गेन्या को यहीं छोड़ता था कि वो बाकी भाई बहनों की रक्षा कर सके, क्योंकि शायद उन्होंने साथ में कोई वादा लिया था। तो सच तो ये कि बाकी बच्चे भी नहीं सोए थे, उन्हें भी उनकी मॉम की चिंता थी, जो सभी सोने का नाटक कर रहे थे। तो जैसे इन सभी का बड़ा भाई निकलता है, ये सभी उठ जाते हैं एक साथ, जिन सभी को सिर्फ एक ही चीज की चिंता होती है कि इनकी मॉम कहाँ है, क्योंकि आज से पहले वो कभी इतना लेट नहीं हुई। और तभी उनके गेट पे किसी की दस्तक दिखाई देती है, जिसको अपनी मॉम सोच के लोग बढ़ रहे होते हैं उसके तरफ। लेकिन जहाँ गेन्या को इसमें कुछ खतरनाक महसूस होता है और इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अगले ही पल गेट टूटता है, जिससे उसके सभी भाई बहन जो कि गेट की तरफ थे उन्हें चोट लगती है और आगे बढ़ता हुआ गेन्या की ओर, जहाँ गेन्या के नाक पे बना कट उसको उसी समय मिला था, जहाँ वो चीज जो भी थी छत पे चिपक जाती है और फिर नीचे आते हैं, जिसको देख के समझ ही नहीं पाता गेन्या कि आखिर ये है क्या, एक कुत्ता, एक भेड़िया या फिर एक शैतान, जो तभी गेन्या के वार करने वाली होती है। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई आता है और उसको रोक लेता है, जिसको पकड़कर अपने साथ घर से बाहर ले जाता है। और गेन्या का वो भाई जो उसकी गोदी में था वो भी नहीं बचता, और साथ में बाकी सभी बच्चे भी मारे जाते हैं उस बीस्ट के अटैक में। जहाँ गेन्या अपने भाई की फिक्र करते हुए बाहर जाता है और जाके देखता है उसके भाई ने मॉम की हत्या कर दी, जो उस सीन के हिसाब से डीमन बन चुकी थी। पर गेन्या को उस समय चीज के बारे में पता नहीं था और उसने अपने भाई को उस चीज के लिए कोसा, और जिस एक चीज के लिए अपने भाई से बात करना चाहता है और माफी मांगना चाहता है, क्योंकि वो जानता उस समय उसकी गलती नहीं थी। पर शायद इस एक बार के साथ वो नहीं बचने वाला और उसे कभी शायद मौका भी ना मिले दोबारा उसे उस बारे में बताने का। जहाँ उसके भाई ने उन सभी को बचाया था जो दुर्भाग्यवश बच ना सके। जहाँ गेन्या और अतीत की बात याद करता है, जब उनके डैड के मरने के बाद ये लोग खुश थे क्योंकि इनकी मॉम अब आजाद थी उस आदमी से, और ये लोग भी फैसला करते हैं साथ में अपने परिवार को बचाने का। पर जहाँ इस वादे को पूरा करने में वो दोनों ही काफी हद तक काफी ज्यादा नाकामयाब हुए थे, और जो भी उसके बाद हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता है गेन्या अपने भाई से, पर शायद ऐसा वो ना कह पाए। और आखिरी इस मरते मोमेंट में उसको उसका भाई का मुस्कुराता चेहरा ही क्यों दिखा। पर जहाँ इतना काबिल नहीं है गेन्या, और अगर वो काबिल नहीं बन पाया तो नहीं मिल सकता अपने भाई से जो एक हाशीरामा है, और एक हाशीरामा दूसरे हाशीरामा से मिल सकता है। जहाँ उसके भाई ने कहा था कि फिसड्डी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है, जो शायद इसकी सेफ्टी के लिए कहा होगा ताकि ये डीमन स्लेयर ना बने और उसकी जान खतरे में ना हो, जो वैसे भी उसे डीमन स्लेयर छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन तभी आवाज आती है गेन्या को तांजिरो की, जो कहता है गेन्या हार मत मानो, और उस डीमन का हाथ काट देता है, जिसकी वजह से उसका वार थोड़ा स्लिप हो जाता है गेन्या के गले से, और उसे मौका देता है उस डीमन को हराने का और उसको मारने का, जहाँ तांजिरो प्रोवाइड करेगा उसको बैकअप, जो उसे कहता भी है क्या तुम्हें हाशिरामा नहीं बनना। पर तभी पीछे से स्पेयर वाला डीमन एक वार करता है जिसको रोकता है गेन्या, जिससे उसके शरीर के चीथे उड़ जाते हैं। पर इसके बावजूद वो आगे कहता है कि ये मौका मैंने तुम्हें दिया, और इस डीमन को रोकता है। तो जहाँ आगे बढ़ता तांजिरो उस डीमन को मारने के लिए, मतलब उनके मेन बॉडी को मारने के लिए, और ढूंढ लेता उसको जो आकार में काफी छोटा हो चुका है पहले से, और अपनी तलवार की गुलाबी आग से उस पर वार करता है, जो वार उसे गर्दन को छूता है, जिसके साथ ही बहुत ज्यादा खिसखिसाने वाली आवाज आनी शुरू हो जाती है और उसका सर बिल्कुल हल्का सा कटना शुरू होता है। पर जहाँ तांजिरो पीछे से महसूस कर पाता है किसी की प्रेजेंस, जो स्मेल उसको बाकी चारों डीमन में से किसी की नहीं लग रही। पर उससे पहले तांजिरो फोकस करता है गर्दन काटने की ओर, पर उसकी तलवार और गुलाबी रंग की आग दोनों सी जगह थम जाते हैं, जिस खतरे को गेन्या भाप लेता है, लेकिन उस समय वो गोली नहीं चला सकता। और तभी उसके पीछे मौजूद वो डीमन अपने हाथ में हथियार लिए पीछे वाले ड्रम को ठोकता है, जिसके साथ ही बहुत सारे ड्रैगन जैसी मुंडी सामने आती है, जिसमें से एक पे लटका होता है तांजिरो, जहाँ उसे ग्रिप छूटती है, और इनमें से एक मुंडी उसको खाने आ रही होती है, जिसको बचाती है निजुको, जिसको अपना एक हाथ और पैर खोना पड़ता है, लेकिन दोबारा उसको रीग्रो कर लेती है। तो सामने खड़ा हुआ डीमन कहता है तुम जैसे बेरहम और बेअक्ल लोग जो कमजोरों को परेशान करते हैं बहुत गलत है, ये सब बहुत गलत है और ये माफ नहीं किया जाएगा। और जिसके ऊपर से एक अजीब सा प्रेशर महसूस हो पाता है इन लोगों को, जो फिर तांजिरो कहता है तुम एक बेकार गुंडे। तांजिरो यहाँ डरा और हैरान होता है कि छठा बंदा कहाँ से सामने आ गया, हो क्या रहा है आखिर। जहाँ वो महसूस भी कर पाता है कि बाकी डीमन यहाँ से गायब हो चुके हैं, जहाँ गेन्या इसको एक्सप्लेन करता है कि गुस्से वाले डीमन ने हाथ उठाया, जिसके साथ ही दो डीमन उसके हथेली में आ गए, जिनको उसने अपने हाथ में ऑब्जॉर्व कर लिया। तभी वो बढ़ा आगे चौथे डीमन की ओर, जिसने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद उसने उसको पकड़ा और ऑब्जॉर्व कर लिया, और जिसके साथ ही ये नया डीमन सामने आया। तो बेसिकली शायद वो चारों की जगह जुड़ चुके हैं और एक ही बन चुके हैं, और इस बार ये दोस्तों में बटा भी नहीं, पर पहले से और ज्यादा जवान हो गया। जहाँ भी एक बच्चा लग रहा है जिसने शायद अपने उस बूढ़े मेन बॉडी को भी सरपैस कर लिया, जहाँ वो दोबारा ढोल बजाता है, जिसके साथ ही मेन बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है एक शील्ड के अंदर, जिसको देख के तांजिरो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लहर निकलती है जिसके प्रेशर से तांजिरो और गेन्या दोनों सुन पड़ जाते हैं, जिस प्रेशर से तांजिरो सांस नहीं ले पा रहा होता, जो कहता है क्या हुआ, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हें उससे दिक्कत है, तुम लोग सिर्फ घटिया विलन हो। जिस सब प्रेशर से गेन्या हिल तक नहीं पाता, जहाँ उसे खड़े रहने में भी दिक्कत हो रही होती है। जहाँ उसकी बातों पे तांजिरो कहता है ऐसा क्या हुआ जो मैं घटिया गुंडा बनाता है, क्योंकि तुम कमजोर व्यवहार करते हो, तुमने एक ऐसे जीव को मारने की कोशिश की जिसका साइज काफी छोटा है, जो तुम्हारी हथेली में भी आ सकता है, ऐसा कुछ कोई घटिया जीव ही कर सकता है। जिस पर तांजिरो कहता है
क्या? कमजोर और छोटी चीज को मारा? कौन छोटा और कमजोर है? तुम्हारी स्मेल मुझे बता रही है कि तुम कई सारे लोगों को खा चुके हो, जिनकी संख्या कम से कम 100 या 200 होगी। तो ये बकवास मेरे सामने मत करो। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम लोग सताए हुए बिल्कुल नहीं हो। तुम लोग घटिया घटिया से भी घटिया हो, और तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा, और तुम्हारा सर मैं धड़ से अलग करूंगा। जिस पर ये डीमन कहता है, तुम्हें सिर्फ यही कहना था, मैंने जिन लोगों को मारा और जिनको मैंने खाया, क्या उनमें से कोई तुम्हारे परिवार से था? जहाँ तांजीरो उसका जवाब नहीं में देता है, तो फिर तुम्हें क्या, मुझे क्या? तुम लोग ऐसे ही करते आए हो, तुम आगे भी ऐसा करने वाले हो, लेकिन उन सबसे भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मतलब? दूसरों को बचाने के लिए कोई मतलब नहीं चाहिए होता, और तुम्हें मारने के लिए तो मुझे कोई मतलब नहीं चाहिए। शैतान! तो जब तांजीरो तैयार होता है और साथ में डीमन भी तैयार होता है अपने वार तांजीरो पर करने के लिए। पर हम आगे बढ़ते हैं तोकी की ओर, जो उस वार में फंसा होता है, जिसके सामने वाला डीमन कहता है, "ओह, मैं तुम्हें और ऐसा तरफ तो देखना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं देखूं बगल वाले शेड में क्या है।" तो जहाँ फंसा हुआ तोकी तो सोचता है कि अपनी बची हुई सांस से मैं सिर्फ एक और ट्राई कर सकता हूँ, और यूज करता है मिस्ट ब्रीदिंग, फर्स्ट स्टाइल, लो क्लाउड डिस्टेंस हेज, लेकिन उससे भी ये टूटता नहीं है। तो वो जहाँ यहाँ मरता हुआ तोकी तो सोचता है, जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया, मेरी तलवार भी काफ़ी टूटी फूटी सी, और वार तो मैं यहाँ कर ही नहीं सकता, और शायद ये मेरा अंत होगा। जिस समय वो देखता है अपने मास्टर को, जिन्हें वो कहता है, मैं मरने वाला हूँ मास्टर, कम से कम यहाँ 2 हाशिरामा भेजना। पर तभी उसके सामने तांजीरो आता है, जो कहता है, तुम्हें ये सब किसने कहा? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? भविष्य किसी को नहीं पता, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। पर वैसे तांजीरो ने कभी ऐसा कहा ही नहीं था इसको, पर किसने कहा था उसको ये चीज़ भी याद नहीं आती। पर आगे शेड के अंदर मिस्टर कानामोरी रोकने की कोशिश करते हैं इस डीमन को अंदर घुसने से, लेकिन जी हाँ बिल्कुल वो इसको नहीं रोक सकते, जिनके ऊपर वो वार करता है अपने वारों से, और वो जख्मियों के किनारे गिर जाते हैं। तो ये सोचता है कि इस जगह की रक्षा क्यों कर रहा है, यहाँ विलेज के चीफ तो बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना? और तभी वो देखता है किसी को काम करते हुए, जो होते हैं हागा नेजुको-सान, जो वैसे उस तलवार के स्टील की तारीफ कर रहे होते हैं। जिसको ये देखता है सोचता है 40 साल के करीब होगा, मतलब ये चीफ नहीं हो सकते। पर हागा नेजुको को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में डूबा होता है, जिसको ये आवाज भी लगाता है, हे इंसान। जहाँ हागा नेजुको तलवार की बात कर रहे होते हैं कि ये किसने बनाया, और उसने सिर्फ एक ही लेटर क्यों लिखा, अपना पूरा नाम क्यों नहीं लिखा इस तलवार के ऊपर? मैं समझ गया क्यों नहीं लिखा उसने, क्योंकि तलवार एक ही चीज दिमाग में रख के बनाई गई है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिखा गया है। पर ये डीमन, जहाँ पे डीमन होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी है, तो ये दूसरे आर्टिस्ट के इतने फोकस को देख के जलने लगता है, जिसके बाद वो वार करता है हागा नेजुको के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद वो तलवार छोड़ के कुछ और सोचने की बिल्कुल नहीं सोचते, वो तलवार पे काम करते जा रहे होते हैं, जिन पे वो कुछ और वार करता है, लेकिन इसके बावजूद वो काम पे लगे होते हैं। पर इन सभी वार से उनका मास्क जरूर टूट जाता है। जहाँ हागा नेजुको भी फोकस्ड उसी इनिशिएटिव को लेकर, जिस इनिशिएटिव से तलवार बनाई गई होगी, जहाँ एक ही चीज दिमाग में रख के बनाई गई होगी कि मुझे एक बेस्ट तलवार बनाना ही है, तो जिससे डीमन और भी चिढ़ता है, क्योंकि इसके लिए इसको मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि वो तलवार छोड़े ये अल्टीमेटली उसका ध्यान भटके। तो आगे हम बढ़ते तोकेतो की ओर, जो कि मरने का इंतजार कर रहा होता है, और उसे सामने दिखाई देता है तानजीरो, जहाँ वैसे उसकी आंखें भारी हो रही होती है पानी के अंदर, क्योंकि उसके फेफड़ों में हवा की कमी होती चली जा रही होती है। जहाँ तानजीरो से कहता है, तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होगा जब तक सब कुछ हो ना जाए अंत तक। जहाँ टोकेतो उसे कह भी देता है कि तुमने मुझे ये सब कभी नहीं कहा। जहाँ आगे तानजीरो कहता है, मुझे तुम पे यकीन है, हार मत मानना, कोई ना कोई तुम्हें ज़रूर बचा लेगा। सब कुछ किसी के भरोसे छोड़ दूँ, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, जो सोचता है टोकितो। जहाँ तांजीरो कहता है, एक बंदा अकेले सिर्फ कुछ चीज़ें कर सकता है, जहाँ इसीलिए वो दूसरों का साथ लेता है और साथ मिलके काम करते हैं वो लोग। पर टोकेतो के हिसाब से यहाँ कोई नहीं है, उसे कोई नहीं बचा सकता अभी, क्योंकि बाकी सब जो भी यहाँ मौजूद है वो उससे कमज़ोर है, जिस वजह से मैं बाकी से पावरफुल बनूंगा, लेकिन मैं शायद ऐसा नहीं कर पाया। मैंने अपनी स्किल्स को ओवर एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि मैं एक हाशिरामा हूँ। जहाँ तांजीरो कहता है, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मुचीरो। पर टोकेतो को लगता है कि वो मर जाएगा, क्योंकि उसने बहुत सारी गलतियां की है। पर तो एक बार कोतेत्सु आता है, जो उसको बचाने आया है, पर टोकेतो के हिसाब से वो उसको काट नहीं पाया, तो ये क्या करेगा यहाँ पर आकर भी। और तभी पीछे से एक छोटा सा डीमन आता है, जो वार करने वाला होता है कोतेत्सु के ऊपर, और उसी बीच जब वो टोकेतो की मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, वो डीमन उसे वार करता है। जहाँ अगला बार वो डीमन कोतेत्सु के पेट पे करता है, जो एक वाइटल स्पॉट होता है, जिसके बाद शायद वो नहीं बच पाएगा। जहाँ उसके बावजूद वो आगे बढ़ता है और जाता है टोकेतो की तरफ, जहाँ टोकेतो चाहता है कि वो भागे, वो उसे नहीं बचा पाएगा। लेकिन इस आखिरी पल में अपनी आखिरी कुछ सांसें टोकेतो को ट्रांसफर कर देता है उसके इस बार के अंदर, जिसको कंज्यूम करते हुए उसको याद आता तांजीरो का कोड, जो उसने कहा था, जब भी तुम दूसरे की मदद करते हो तो कहीं ना कहीं दूसरे भी तुम्हारी जरूर मदद करते हैं। और तभी आगे कोई कहता है कि इंसान ही वो जीव है जो अमानवीय शक्तियाँ अचीव कर सकता है, पर वो सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ उसके बाद हम देख पाते हैं टोकेतो का दोबारा एक्शन में जो यूज करता है मिस्ट ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म, 8 लेयर्ड मिस्ट, और जिसके साथ इस बार को काट कर इस बार से वो बाहर होता है, जिसे याद आता है तांजीरो की आंखें उसके डैड की आंखों से मैच करती है।
तो जिसके साथ ही उसको बहुत सारी चीज़ें और याद आने वाली है अपने पास्ट के बारे में, जो शायद हम आगे जान पाएंगे। तो वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या और आगे आने वाला है डीमन स्लेयर के आगे आने एपिसोड्स में? अपने विचार हम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।